हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हमने बीकॉम ऑनर्स स्टार्ट किया है। सब्जेक्ट हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर था बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। साथ हमने ये देखा कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल किसे कहते हैं, कैसे हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, वो हमने देखा चैप्टर नंबर 1 में। हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया एज पर आवर इंडेक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जहाँ पर हमने देखा कि पर्टिकुलर व्यक्ति की, पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स की जाएगी, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कैसे फिक्स की जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेज़र करने के क्या क्या टूल्स होंगे, हाउ विल चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिवीजन, कॉस्ट सेंटर किसे कहते हैं, प्रॉफिट सेंटर किसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, रेवेन्यू सेंटर क्या होता है, ये हमने सारा देखा। कुछ टूल्स देखे, कौन कौन से टेक्निक्स यूज होती हैं। नाउ आज का हमारा टॉपिक होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग। कॉस्ट समझते हैं किसे कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझेंगे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग समझेंगे क्या होगा। सो स्टार्टिंग दिस चैप्टर, बेसिक समझते हैं सबसे पहले कॉस्ट किसे कहते हैं। कॉस्ट मीन्स दो जगह कॉस्ट इनकर्ड होती हैं, एक गुड्स, दूसरा होता है सर्विसेज। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी नहीं होती। या तो हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे या फिर हम गुड्स परचेज कर रहे होंगे। इट मीन्स हम कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं और फिर आगे उसे कंज्यूम कर रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, बट एज ए बिजनेसमैन वो कंजम्पशन की जगह क्या हो रहा होगा, यानी वो सेल हो रहा होगा। बट हम अगर परचेज कर रहे हैं, हो सकता है मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो। जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो यहाँ ना एक्टिविटी आके यहाँ आ जाएगी। इट मीन्स हम परचेज करेंगे रॉ मटेरियल और उससे हम बनाएंगे फिनिश गुड्स, और जो फिनिश गुड्स आएगा उसे हम बेचेंगे आगे कस्टमर को। इससे हमें प्रॉफिट होगा। करेक्ट। बात करते हैं, यानी अगर हम बात करें परचेज की, तो परचेज के केस में हम जनरली कंज्यूम नहीं करते, हम डायरेक्ट गुड्स खरीदते हैं और उसे सेल करते हैं। क्योंकि अगर उसके फीचर्स में अगर चेंज आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बन जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट में या तो गुड्स होगा या फिर सर्विसेज होंगी। ठीक है, दो तरह से कॉस्ट आ सकती है, या तो हम गुड्स खरीदेंगे या फिर मैन्युफैक्चर करेंगे, और सर्विसेज हम जो रेंडर करेंगे। दैट मीन्स मान लीजिए अगर हमने कोई मशीन खरीदी है और हम उससे कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब मशीन अगर ख़राब हो जाती है तो हमें कहीं ना कहीं सर्विस डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, और सर्विस डिपार्टमेंट हमारे जो मशीन है उसकी सर्विस करेगा, उसके बदले हमसे वो कुछ चार्ज करेगा। जो चार्ज करेगा दिस इज़ कॉस्ट फॉर अस। करेक्ट। तो वो यही कहना चाहता है कि हम जब बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, दैट इज सर्विस एंड गुड्स। ठीक है। अब सर्विसेज की जाती हैं रेंडर। इट मीन सर्विस को रेंडर करने में जो जो खर्चा आएगा वो हमारी कॉस्ट होगी। गुड्स को प्रोड्यूस और परचेज करने में जो खर्चा आएगा उसे हम कॉस्ट कहते हैं। बात करते हैं कॉस्ट की, तो कहता है कॉस्ट हमारे दो कैटेगराइजेशन होता है, गुड्स हो या सर्विस, बट कॉस्ट के एलिमेंट दो ही होते हैं, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। इट मीन्स अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं कॉस्ट के, बट इन नेचर वाइज देयर इज टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। अब समझते हैं वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं। अब वो वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी हो सकता है और फिक्स कॉस्ट कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरीज
विद प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, इट मीन्स हम अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, मान लीजिए प्रोडक्शन हमने किया 0, तो ये जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट वो नहीं आएगी। हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए 100 रुपये की कॉस्ट आई, 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 200 की कॉस्ट हो जाएगी, 3 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 300 की कॉस्ट हो जाएगी, 4 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 400 की कॉस्ट हो जाएगी। अगर हम पर यूनिट की बात करें, तो पर यूनिट कह सकते हैं 1 यूनिट 100 रुपये की, अगर 2 यूनिट 200 रुपये की तो 1 यूनिट अगेन 100 रुपये की, 3 यूनिट 300 की तो 1 यूनिट 100 रुपये की, 4 यूनिट 400 की तो 1 यूनिट 100 रुपये की। दैट मीन्स अगर हम वेरिएबल कॉस्ट के फीचर्स देखें तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट होती है वो इंक्रीज करती है। जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे हमारी कॉस्ट इंक्रीज करेगी। बट अगर हम बात करें पर यूनिट कॉस्ट की, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी रहेगी ये फिक्स। पर यूनिट कॉस्ट क्या रहेगी हमारी? फिक्स। दिस इज द फीचर्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को पहचानेंगे, हम कहेंगे जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, बट पर यूनिट ये रहेगी फिक्स्ड। एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है इसका? मटेरियल, रॉ मटेरियल। देखिए हम 1 यूनिट बनाएंगे, मान लीजिए 1 यूनिट में 500 ग्राम क्या लगता है? मटेरियल लगता है। तो 2 यूनिट बनाएंगे तो कितना लगेगा? 1000 ग्राम। 3 यूनिट बनाएंगे तो कितना लगेगा? 1500 ग्राम। करेक्ट। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं 1 यूनिट के लिए 500 ग्राम, 2 यूनिट के लिए 1000 ग्राम, 3 यूनिट के लिए 1500 ग्राम, बट पर यूनिट कितना आ रहा है? 500 ग्राम। इट मीन्स पर यूनिट क्या रहेगा? ये रहेगा फिक्स। 1 यूनिट में जितना मटेरियल लगेगा दूसरी यूनिट में भी उतना ही मटेरियल लगेगा। इसीलिए वो कहता है कि जो एक मटेरियल की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये वेरी करती है एज पर प्रोडक्शन। ठीक है जी। दूसरा आता है फिक्स्ड कॉस्ट। कहता है फिक्स्ड कॉस्ट does not vary with level of production. It means हम अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करें या हम प्रोडक्शन नहीं करें तो इस कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं यूनिट्स। वही कहता है 0 यूनिट प्रोड्यूस करो, 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, 2 यूनिट प्रोड्यूस करो, 3 यूनिट प्रोड्यूस करो या 4 यूनिट प्रोड्यूस करो। जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो मान लीजिए 10,000 रुपये अगर फिक्स है तो फिक्स ही रहेगी। अब फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं? इट मीन्स जो हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन से वेरी नहीं करती। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट। अब बताइए, अगर हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे तो भी रेंट आएगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो भी रेंट आएगा। दैट सिंपली मीन्स कि रेंट हर हालत में आएगा, हर सिचुएशन में रेंट आएगा। बट अगर पर यूनिट की बात करें, पर यूनिट कॉस्ट, अगर यहाँ पर हम देखें तो 0 यूनिट प्रोड्यूस की 10,000 की कॉस्ट, 1 यूनिट प्रोड्यूस की 10,000 की कॉस्ट, दैट इज 10,000 पर यूनिट। 2 यूनिट प्रोड्यूस की 10,000 की कॉस्ट, तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? 5,000। 3 यूनिट प्रोड्यूस की 10,000 की, तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? 333। 4 यूनिट प्रोड्यूस किए 10,000 में, तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? 2,500। अब इसको ट्रेंड को समझना। इट मीन्स फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स रहेगी एज वी इंक्रीज द प्रोडक्शन। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे दिस कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। ये फिक्स रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट पर यूनिट अगर आप देखोगे तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, जबकि यहां पर यूनिट कॉस्ट फिक्स थी। इस केस में क्या थी? पर यूनिट कॉस्ट फिक्स थी। यहां पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? डिक्लाइन होगी। यहां पर टोटल कॉस्ट फिक्स है, बट यहां पर टोटल कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। So it is the features of variable cost and fixed cost. And variable cost and fixed cost को मिला के बनता है total cost। क्या बनता है? total cost। हम इसे सिंपल से एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हमने कहा यहाँ पर हमारी यूनिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। करेक्ट। यहाँ पर हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट, जो कि फिक्स रहेगी 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000। दिस इज फिक्स्ड। ओके। बात करें अगर वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? एक भी कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि 0 का प्रोडक्शन तो कोई कॉस्ट नहीं आएगी। 1 यूनिट प्रोड्यूस की मान लीजिए 1,000 रुपये, 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 2,000, 3 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 3,000, 4 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 4,000, 5 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 5,000 एंड 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 6,000। इट मीन्स अगर हम 0 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 आएगी, 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो भी 10,000 आएगी, और 6 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो भी 10,000 आएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, देखिए 1 यूनिट अगर हम टोटल कॉस्ट करें तो 0 यूनिट प्रोड्यूस की तो कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तो
वेरी नहीं करेगी, कॉस्ट नहीं आएगी। 1 यूनिट प्रोड्यूस की 1000, 2 यूनिट प्रोड्यूस की 2000, इस तरह 6 यूनिट प्रोड्यूस की तो 6000। बट अगर हम पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? पहले केस में 10,000, 2 यूनिट प्रोड्यूस की 10,000 तो 1 यूनिट की कॉस्ट 5,000, 3 यूनिट प्रोड्यूस की तो कितनी होगी 333, 4 यूनिट प्रोड्यूस की तो कितनी होगी 2500, 5 यूनिट प्रोड्यूस की तो 2000 एंड 6 यूनिट प्रोड्यूस की तो 1667। करेक्ट। बट अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया 0। पहले केस में कितना 1000, 2 यूनिट प्रोड्यूस के 2000 तो 1 यूनिट की कितना हुआ 1000, 3 यूनिट प्रोड्यूस की 3000 तो 1 यूनिट का कॉस्ट 1000 एंड सिमिलरली 1000 इज द पर यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दैट इज 10,000, देन 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 एंड 16,000। ठीक है जी, ये था हमारा टोटल कॉस्ट। अब इस ट्रेंड को हम एक डायग्रामेटिकली समझते हैं और समझते हैं कि डायग्रामेटिकली क्या है। इट मीन्स अगर हम 0 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे हमारी टोटल कॉस्ट तब भी आएगी कितनी 10,000, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट 10,000 है। इट मीन्स अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो जहाँ से हमारी फिक्स कॉस्ट, जहाँ पर हमारी फिक्स कॉस्ट होगी, इट मीन्स 0 यूनिट पर भी हमारी फिक्स कॉस्ट होगी तो टोटल कॉस्ट हमारी वहीं से स्टार्ट होगी। करेक्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट से कम है, इसलिए कह सकते हैं कि डायग्रामेटिकली जो हमारा टोटल कॉस्ट का जो कर्व होगा वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट से ऊपर होगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट से ऊपर होगा। ठीक है जी। इट मीन्स हमारी जो यहाँ पर 10,000 रुपये की कॉस्ट आती रहेगी कब तक? मान लीजिए 10 यूनिट प्रोड्यूस की तो 10,000, तो यहाँ पर क्या होगा 10,000। ठीक है जी। यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 20,000। इट मीन्स हम कहते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट वहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पर दोनों जगह सेम होगी। कहाँ पर? जहाँ पर हमारी यूनिट किसकी इक्विवेलेंट हो जाएंगी, जो वेरिएबल कॉस्ट, जो यूनिट पर यूनिट जो कॉस्ट है हमारी इनटू में नंबर ऑफ यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके? फिक्स कॉस्ट के। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? हम 11 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी बोलो? 10,000 फिक्स रहेगी, बट हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स एक लेवल के बाद जब हमारी फिक्स कॉस्ट के इक्विवेलेंट वाली कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट उतनी यूनिट अगर हम प्रोड्यूस कर देंगे जितनी कि हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही है, उस केस में वो ये कहता है उसके बाद हमारी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से ऊपर हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। इस सिचुएशन को हम आगे अब समझते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। देखिए, हमने कहा हमने 1 भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं की तो हमारी कॉस्ट आई 0। हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कुछ कॉस्ट आएगी, मान लीजिए 1,000, 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 2,000, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 10,000 एंड सो ऑन। करेक्ट। बात करते हैं यानी फिक्स कॉस्ट की। हमने 1 भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं की लेकिन हमारी फिक्स कॉस्ट कहीं ना कहीं मान लेते हैं यहाँ पर 10,000 रुपये, तो फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 रुपये आई। और अगर हम 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस की तो भी हमारी कॉस्ट उतनी ही है। हमने समझ लो 100 यूनिट प्रोड्यूस की तो भी हमारी कॉस्ट उतनी ही है। हम 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो भी हमारी कॉस्ट उतनी है। तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज फिक्स कॉस्ट विच इज फिक्स्ड, जो कि यूनिट के प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं होती है। बट वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट अल्टीमेटली यूनिट्स पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। अब प्लीज समझना, हम समझते हैं इस लेवल से नीचे, इस लेवल से नीचे, दैट मीन्स इस लेवल की बात अगर हम करें, हम अगर इस लेवल की बात करें, हम इस लेवल की अगर हम बात करें तो इस लेवल में हो क्या रहा है? इस लेवल में हमारी देखिए वेरिएबल कॉस्ट कम है किससे? फिक्स्ड कॉस्ट से। इट मीन्स इससे हमारी फिक्स कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट हमारी इतने टोटल लेवल पे नहीं आ रही है जितनी कि हमारी फिक्स कॉस्ट है, जो कि हमारे इस एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं। यहाँ तक 10,000 से नहीं, मान लिए 9 यूनिट पे कितना होगा? ये तो फिक्स रहेगी 10,000 और ये होगी 9,000। इट मीन्स 9,999 रुपीज़ तक, 9,999 रुपये तक हमारी कॉस्ट हमेशा कम रहेगी। किससे? फिक्स कॉस्ट से। करेक्ट, सही है बात। तो वो यही सिचुएशन दिखा रहा है, ये वाली सिचुएशन। इट मीन्स यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम है और फिक्स कॉस्ट हमारी ज़्यादा है। बट अगर हम इस सिचुएशन को देखें, इस वाली सिचुएशन को देखें, तो इस वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है?
हमारी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो गई है और फिक्स कॉस्ट कम, क्योंकि हमारी जो पर यूनिट जो है अब इतनी इंक्रीज हो गई है कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी फिक्स कॉस्ट से एक्सीड कर चुकी हैं। और ये वो वाला पॉइंट है जहां पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट किसकी इक्वल हो गई है, फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो चुकी है। ठीक है जी। अब इसे कहते हैं हम टोटल कॉस्ट। दिस इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और ये हमेशा स्टार्ट होगी कहाँ से, जहाँ से हमारा फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होगी, क्योंकि हम यूनिट प्रोड्यूस करें या नहीं करें हमारा कहीं ना कहीं क्या होगा, ये कॉस्ट आएगी। तो 0 यूनिट पे भी हमारी फिक्स कॉस्ट आएगी, दैट्स वाई हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। और टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज वाई इट इज अबव द बोथ। ये दोनों से क्या होगी, ऊपर होगी। ठीक है जी। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया, फिक्स कॉस्ट समझ में आया। अब हम इसे ट्रेंडिंग में समझते हैं। हमने कहा यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी इन टोटल, वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होगी इन टोटल, इंक्रीज करती रहेगी। आप देख सकते हैं फिक्स कॉस्ट हमारी क्या है, फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है वैसे वैसे इंक्रीज हो रही है। टोटल कॉस्ट उन दोनों के एक टोटल है, दैट्स वाई इट इज मोर देन बोथ। ये दोनों से क्या होगी, ऊपर होगी। 1 यूनिट तक, 9 यूनिट तक हमारी यानी फिक्स कॉस्ट क्या थी, ज़्यादा थी वेरिएबल कॉस्ट पे, बट जैसी 10 यूनिट प्रोड्यूस की तो हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों बराबर हो गई हैं। और एक टाइम के बाद 10 यूनिट के बाद हमारी फिक्स कॉस्ट तो उतनी रहेगी लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो तीनों कंडीशन यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये उन्होंने फेयर डायग्राम बनाया हुआ है, यू कैन सी इट। ये फेयर डायग्राम है, इसे देख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बराबर है। यहाँ पर हमारी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी वेरिएबल कॉस्ट से, और यहाँ पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी फिक्स कॉस्ट से। ठीक है जी। चलिए जी, हम अब ये था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हमने कॉस्ट के बारे में सीखा कि कॉस्ट है क्या। कॉस्ट हमारी क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, कॉस्ट हमारी फिक्स हो सकती है। वेरिएबल के अंदर अगर हम एलिमेंट्स देखें, मान लीजिए मटेरियल उतना ही लगेगा जितना हमारा यूनिट का प्रोडक्शन होगा। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं शर्ट, हम शर्ट बना रहे हैं, शर्ट में जितना कपड़ा लगना होगा एक शर्ट में उतना ही दूसरी शर्ट में लगेगा, उतना ही तीसरी शर्ट में लगेगा। दैट मीन्स एक शर्ट को अगर बनाने की कॉस्ट, मान लीजिए मटेरियल उसमें 100 रुपये लग रहा है, तो दो शर्ट बनाएंगे तो 200 लगेगा, 3 शर्ट बनाएंगे तो 300 लगेगा। बात करते हैं यानी हम लेबर की। अगर हमारा लेबर फिक्स है नहीं, मीन्स अगर हमारा मंथली रेटेड लेबर नहीं है, इट मीन्स हम उसे अगर फिक्स अमाउंट नहीं दे रहे हैं सैलरी का, इट मीन्स प्रोडक्शन करे या नहीं करे हम उसे अगर सैलरी देंगे, दैट इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरी नहीं करेगी, वो प्रोडक्शन पर वेरी नहीं करेगी। बट जब पीस रेटेड की बात करते हैं, जहां पर हमारा पीस रेट एम्प्लॉय होता है कि जितने वो पीस बनाएगा हम उतनी उसे यानी क्या करेंगे, मजदूरी देंगे, उस केस में कह सकते हैं कि वो प्रोडक्शन पर डिपेंड करेगा और वो हो जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह वो कहता है कि अगर लेबर की जगह हम एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय या ऑफिसर्स की बात करें, तो एम्प्लॉय और ऑफिसर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स रेट पर होते हैं, उनकी मंथली सैलरी होती है, इसीलिए उन्हें फिक्स कॉस्ट का नाम दिया जा रहा है, उन्हें वेरिएबल कॉस्ट का नाम नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह कह सकते हैं रेंट। मान लीजिए ऑफिस का रेंट है, जो ऑफिस का रेंट है वो फिक्स है, वो हमें देना ही होगा चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें। इसी तरह हम आगे देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एलिमेंट्स देखेंगे कॉस्ट के, बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये समझना है कि वेरिएबल कॉस्ट मींस द कॉस्ट विच इज वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन और लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन के लेवल पे डिपेंड नहीं करती है, वो कॉस्ट आएगी, वो फिक्स रहेगी, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिक्स कब तक रहेगी, अप टू 100% कैपेसिटी। कहाँ तक, 100% कैपेसिटी। अब इसका मतलब समझते हैं कि 100% कैपेसिटी का मीनिंग क्या है। मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है और उस इंस्टीट्यूट में एक हॉल है, ठीक है जी, उस हॉल की कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स और उसका रेंट मान लेते हैं 10,000 रुपये। अब आप समझिए, एक बच्चा आएगा, हम उसे क्या 10,000 फिक्स कॉस्ट का और प्लस हमारा वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए एक बच्चे पे 500 रुपये होता है, प्लस हमारा 500 का प्रॉफिट, इट मीन्स हम एक बच्चे से क्या 11,000 रुपये चार्ज करेंगे। क्या ये फिजिबल होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस हमारा प्रॉफिट मार्जिन? इज दिस पॉसिबल? नो। वो ये कहता है फिक्स कॉस्ट तो आएगी ही, चाहे वो बच्चा पढ़ने आए या नहीं आए। अब मान लीजिए दूसरा इंस्टीट्यूट कहता है कि हम फिक्स कॉस्ट तो लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट तो हमारी आएगी ही आएगी। हम क्या लेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेंगे प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे और हम कहेंगे आप 1,000 रुपये दे दीजिए।
आप 1000 रुपये दे दीजिए। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का कोई रेलिवेंस नहीं है। अगर वो बच्चा मान लीजिए पढ़ने नहीं आता है तो उस केस में भी हमें रेंट देना होगा, उस केस में भी हमें रेंट देना होगा। तो फिक्स कॉस्ट का जो नेचर है वो फिक्स है, वो हमें पे करना होगा, एनी हाउ हमें पे करना होगा, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें, चाहे हम किसी स्टूडेंट को पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। तो अब यहाँ पर ये कंपटीशन अगर होगा तो कोई बच्चा यहाँ जाएगा ही नहीं। जब कोई बच्चा यहाँ जाएगा ही नहीं क्योंकि फीस ज़्यादा होगी फिक्स कॉस्ट की वजह से, तो कहता है फिक्स कॉस्ट हमें भी एलिमेंट हटाना होगा। तो यही कहता है कि अगर 100 स्टूडेंट्स से मान लीजिए तो अप टू 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स अगर इस रूम में आते हैं तो इसे कहते हैं हम 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर 100 बच्चे आ जाते हैं मान लीजिए, अगर इसमें 50 बच्चे आते हैं तो 50% कैपेसिटी यूटिलाइज हुई। कैपेसिटी का मीनिंग हुआ है कि इस रूम की कैपेसिटी कितनी है, इस रूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, एक बारी में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, उसे कहते हैं कैपेसिटी। अब मान लीजिए हमारे पास 101 वाला बच्चा आता है, 101 स्टूडेंट आएगा, अब हमारे पास जगह होगी नहीं वहाँ बिठाने की। फिर हमें क्या करना होगा, एक और रूम लेना होगा, एक और हॉल लेना होगा, और उसके बदले हमें रेंट देना होगा अगेन 10,000। करेक्ट? तो वही कहता है कि जब तक कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी, जब तक कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी, इट मींस आपकी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने के बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो ही आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, अदरवाइज आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। तो यहां पर यही कहता है कि फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहेगी अप टू द लेवल ऑफ कैपेसिटी, दैट इज 100% कैपेसिटी तक फिक्स रहेगा। जैसे ही हम अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो हमारी यानी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? अप टू एक रूम तक हमारी 10,000 कॉस्ट थी। जैसे ही हम एक और रूम लेंगे, इट मीन्स हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, 100% से हम अपनी कैपेसिटी को 200% करेंगे तो हमारा रेंट 10,000 से कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है। नाउ मूविंग ऑन अनदर टॉपिक, अब हम इसे सेल से कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स हमने कॉस्ट तो सीख लिया, हमने सीख लिया कॉस्ट किसे कहते हैं। अगर हम सेल्स और रेवेन्यू भी सीख जाएं तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा हमारा प्रॉफिट, वो कहलाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है जी, डायग्रामेटिकली समझते हैं क्या चीज़ है ये। ठीक है जी, ये आपको याद आ रहा होगा क्या चीज़ है ये। दिस इज फिक्स कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज टोटल कॉस्ट, एंड इसे मान के चल रहे हैं हम रेवेन्यू या फिर सेल। ओके, दिस इज 0, इट इज़ मान लीजिए 10,000 की कॉस्ट एंड सेल्स। ओके, और दिस इज प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट, इसे एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस। अब समझते हैं, हमने कहा हम प्रोडक्शन करेंगे नहीं करेंगे हमारी फिक्स कॉस्ट आएगी। हमारी वेरिएबल कॉस्ट तभी आएगी जब हम प्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं आएगी। करेक्ट? इस लेवल पे हम कह सकते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों बराबर हैं। इस केस में हम कहेंगे कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, इस केस में हम कहेंगे जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी कम है और फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। इस केस में कहेंगे फिक्स कॉस्ट कम है और वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। बट ये हमारा टोटल कॉस्ट, अब प्लीज़ समझना, हमें टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू में फोकस करना है और हमें किसी में फोकस नहीं करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम कहते हैं ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ये हमारी टोटल रेवेन्यू है। इट मीन्स मान लीजिए अगर हम एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी 10,000 जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट वो तो आएगी। दैट मीन्स हमारी फिक्स कॉस्ट तो आएगी। दैट मीन्स टोटल कॉस्ट हमारी कितनी होगी, कम से कम 0 यूनिट पे 10,000 रुपये की होगी, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये है। बट हमारा अगर एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारी क्या सेल होगी, सेल होगी 0। इट मीन्स अगर 0 प्रोडक्शन 0 सेल। अब हम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी सेल बढ़ती जाएगी। एक लेवल तक हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी, किससे, सेल से। क्यों होगी ज़्यादा, ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। किस वजह से होगी ये, फिक्स कॉस्ट की वजह से होगी हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा इंस्टेड ऑफ सेल्स। समझते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक यूनिट प्रोड्यूस की, जो अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, जो हमारा एग्जाम्पल था, हमने एक यूनिट प्रोड्यूस की, हमारी फिक्स कॉस्ट आई 10,000, वेरिएबल कॉस्ट आई 1,000, टोटल कॉस्ट होगी 11,000। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 3 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, हम 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट क्या आएगी 10,000, वेरिएबल कॉस्ट होगी 10,000, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 20,000। ठीक है जी। जैसे हम 11वीं यूनिट बनाएंगे, हमारी फिक्स कॉस्ट तो रहेगी 10,000, बट हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 11,000। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अब समझना प्लीज,
इट मीन्स हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आएगी 10,000, वेरिएबल कॉस्ट आएगी 1,000, टोटल हो जाएगी 11,000। हम 11 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 11,000, टोटल हो जाएगी 21,000। अगर हम 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों बराबर होंगी, जो कि ये सिचुएशंस दिखा रहे हैं अलग अलग। ठीक है जी। अब सिचुएशन आती है कहाँ पर, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम 1 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अब मान लेते हैं हमारी टोटल कॉस्ट आ रही 11,000, हम 1 यूनिट पे मान लीजिए अपना मार्जिन जो रखते हैं, वो मार्जिन रखते हैं हम मान लीजिए 1,000 रुपये। इट मीन्स इस लेवल को समझते हैं, इस लेवल को, इस लेवल पे क्या हो रहा है, हमारी 10 यूनिट की कॉस्ट 10,000 ये आ रही है। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट हमारी है 10,000, इट मीन्स हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 20,000। ठीक है जी। टोटल कॉस्ट हम कस्टमर से डायरेक्टली चार्ज कर नहीं सकते, हमने कहा हमें 1,000 यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। 1,000 हमने अपना मार्जिन जोड़ा, हमने 2,000 में मार्केट में बेचा, 2,000 में मार्केट में बेचा। 1 यूनिट अगर 2,000 की बिक्री है तो 10 यूनिट कितने की बिकेंगी, 20,000 की, 20,000 की बिकेंगी और हमारी टोटल कॉस्ट भी 20,000 आ रही। इट मीन्स हमें कहीं ना कहीं 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी होगी, कम से कम हमें 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी होंगी अगर हम चाहते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, क्योंकि हम 1 यूनिट पर कितना मार्जिन कर रहे हैं, 1,000 फिक्स कॉस्ट, 1,000 तो वेरिएबल कॉस्ट है और प्लस 1,000 हमारी क्या है, प्रॉफिट मार्जिन। तो 1 यूनिट पर हम 1,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हमें अगर अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करना है जो कि 10,000 रुपये है, तो कम से कम हमें 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी होंगी, 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी होंगी। इसे हम और एग्जांपल के साथ समझते हैं, थोड़ा और रिफाइन करते हैं इसे। मान लीजिए फिक्स कॉस्ट हमारी है 10,000 रुपये पर यूनिट। ठीक है जी। 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड सो ऑन, मान लीजिए 10 यूनिट, 11 यूनिट, 12 यूनिट एंड सो ऑन, हमारी फिक्स कॉस्ट है 10,000 रुपये। ठीक है जी। अब वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट आती है 1,000 रुपये। ठीक है जी। ये फिक्स, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अब वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 1,000, 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 2, 10,000 प्रोड्यूस करेंगे तो 10,000, 11 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 11,000, 12 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 12,000 एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है जी। अब समझ ले हमारा सेलिंग प्राइस क्या है हमारा। हम कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1,000 रुपये खर्चा आता है, हम इसमें मार्जिन जोड़ लेते हैं, मान लिए पर यूनिट इक्वल टू 1,000। 1,000 का मार्जिन अगर जोड़ेंगे तो हम इसे सेल कितने में करेंगे, 1,000 प्लस 1,000 2,000 में बेचेंगे। इसे दो यूनिट को कितने में बेचेंगे, 4,000 में। ठीक है जी। 10 यूनिट को कितने में बेचेंगे, 20,000 में। 11 यूनिट को कितने में बेचेंगे, 22,000 में, क्योंकि 1 यूनिट हम 1,000 प्रॉफिट मार्जिन जोड़ रहे हैं, 1,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल हम 1 यूनिट को 2,000 में सेल कर रहे हैं। अब प्लीज़ समझना, यहाँ तक तो सिचुएशन ठीक है। अब समझना, वो ये कहता है कि अगर हम इस लेवल में देखें तो हमें कितना रिवेन्यू आ रहा है, 20,000, बट हमारी कॉस्ट अगर टोटल कॉस्ट देखें, हम अगर टोटल कॉस्ट देखें तो इस केस में, पहले केस में कितनी, 10,000 फिक्स कॉस्ट है, 1,000 वेरिएबल कॉस्ट है, तो 11,000 आ रही है। 10,000 एंड 2,000 हमारी क्या है, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, यहाँ पर कितनी आ रही होगी, 10,000, 20,000 आ रही होगी, यहाँ पर 21,000 आ रही होगी, यहाँ पर 22,000 आ रही होगी। यहाँ तक सी ठीक है जी। अब समझना, इस सिचुएशन को समझना कि अब हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। पहले केस में वो कहता है कि हमारी कॉस्ट आ रही है 11,000 और रिवेन्यू आ रहा है हमारा कितना, सिर्फ 2,000। इट मीन्स हमें 9,000 का लॉस है। दूसरे केस में कह रहा है कि 12,000 हमारी टोटल कॉस्ट है, 4,000 का रिवेन्यू आ रहा है, तो 8,000 हमें लॉस है। इसी तरह में 7,000, 6,000, 5,000, यहाँ पर हमें कितना लॉस होगा। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं अगर 9 यूनिट हैं तो 9 यूनिट में कॉस्ट क्या होगी, फिक्स तो 10,000 ही होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1,000 होगी, तो 9,000 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा, 9,000 लगेगा। तो अगर हम सेलिंग प्राइस बेचेंगे 9 यूनिट को, 2,000 में एक को बेचेंगे तो 18,000 रुपये का हमारे पास क्या होगा, सेल होगा। और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 10,000 की ये कॉस्ट प्लस 9,000 की ये कॉस्ट, 19,000। इट मीन्स यहाँ पर हमें 1,000 का लॉस होगा। बट ये वाली सिचुएशन देखो, इस वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है कि सेल हमारी 20,000 रुपये की हो रही है, टोटल कॉस्ट हमारी 20,000 हो रही है। इट मीन्स नहीं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ना ही हमें लॉस हो रहा है। बट उससे आगे क्या हो रहा है, उससे आगे हमने कहा कि हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 21,000 और सेलिंग प्राइस 22,000। इट मीन्स हमें 1,000 का प्रॉफिट हो गया। अगले केस में हमें 2,000 का प्रॉफिट हो गया एंड सो ऑन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। अब समझते हैं इस सिचुएशन में है क्या। इस सिचुएशन में यह है कि यहां तक वाली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हो रहा है हमें लॉस।
ये वाली सिचुएशन ऐसी है जहां पर हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और ये वाली सिचुएशन ऐसी है जहां हमें हो रहा है प्रॉफिट। अब ऐसा क्यों हो रहा है प्लीज समझना। देखिए, स्टार्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट, 1 यूनिट को बनाने में 1000 रुपये खर्च आ रहा था, बट फिक्स कॉस्ट का इतना बर्डन था कि हम उसे सह नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा था। अब प्लीज समझना, जब हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस की तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो आई 10,000, वेरिएबल कॉस्ट आई 1,000, 1,000 का हमने मार्जिन कमाया। और जब 1,000 का 1 यूनिट पे मार्जिन कमाया तो बताइए, वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो रही है हमारी 1,000 वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, बट जो 1,000 का मार्जिन कमाते हैं, इट मीन्स हम जब 2,000 में 1 यूनिट को बेचते हैं तो 1,000 का जो मार्जिन कमा रहे हैं हम, वो हमारा कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पाता। कब तक नहीं कवर कर पाता? 9 यूनिट तक को कवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि 9 यूनिट हम जैसे ही बेचेंगे तो सिर्फ मैक्सिमम कितना पैसा कवर होगा? 9,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इतना कवर होगा। तो वही कह रहा है कि जैसे ही हम 10 यूनिट बेचेंगे, 10 यूनिट बेचेंगे तो 1 यूनिट पर हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 यूनिट पर हमें कितना होगा? 10,000 का प्रॉफिट होगा। इतनी ही हमारी फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 जैसी ही कवर होगी, उसके बाद हम 11वीं यूनिट बेच रहे हैं, देखिए हमें प्रॉफिट हो रहा है, फिर 12वीं यूनिट बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स जैसे ही हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद हमेशा हमें प्रॉफिट होगा, बट टिल फिक्स कॉस्ट जब तक कवर नहीं होगी तब तक लॉस होगा। और जिस समय हमारी 100% फिक्स कवर हो जाएगी, वहां पर हमारा होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। और इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। डायग्रामेटिकली समझते हैं, ये सिचुएशन है, प्लीज समझना। इट मीन्स अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो इस सिचुएशन में देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा है और हमारी जो टोटल रेवेन्यू है वो कम है। कहीं ना कहीं यहां पर लॉस है। लॉस क्यों हो रहा है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। फिक्स कॉस्ट का बर्डन इतना ज़्यादा है कि हमारी रेवेन्यू उसे कवर नहीं कर पा रही है। ठीक है जी। इस सिचुएशन को देखते हैं। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमारी टोटल कॉस्ट अब कम हो गई है, ये देखिए टोटल कॉस्ट नीचे आ गई है, और रेवेन्यू देखिए हमारा ऊपर चला गया। इट मीन्स हमारी टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो गई है। इट मीन्स यहां से हम प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर चुके हैं। बट ये सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, वो ये सिचुएशन है जहां पर हमारी फिक्स कॉस्ट 100% रिकवर हो गई है। और जब फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई है, दैट मीन्स दैट सिचुएशन इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। और इस सिचुएशन को कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमें लॉस हो रहा है। दिस इज नोन एज नो प्रॉफिट नो लॉस और ब्रेक इवन पॉइंट। तो आई होप आपको इनकम स्टेटमेंट समझ में आई होगी। इससे इनकम स्टेटमेंट मीन्स कि हमने प्रॉफिट कैसे कमाया। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा सेल्स माइनस कॉस्ट। एंड कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट होंगे? वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है और फिक्स कॉस्ट हो सकता है। फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं? जो टोटल लेवल पे फिक्स रहती है, पर यूनिट चेंज नहीं होती है। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, पर यूनिट फिक्स रहती है, बट इन टोटली इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आगे देखते हैं। अब हम कुछ समझते हैं, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। दिस इज डायग्राम, फेयर डायग्राम फॉर यू। ओके, ये आपके लिए फेयर डायग्राम है, जहाँ पर हमने देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ये टोटल क्या होगा? रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से, इसलिए लॉस होगा। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से, इसलिए प्रॉफिट होगा। ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल है? टोटल कॉस्ट के इक्वल है। और इसी पॉइंट को हम नो प्रॉफिट नो लॉस भी कहते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ओके जी, नाउ मूविंग ऑन अनदर टॉपिक। समझते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। इट मीन्स हमें दो चीज़ें समझ में आई अभी तक, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो ये नई चीज़ क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। प्लीज समझना, प्रोडक्ट कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट मीन्स फिक्स कॉस्ट। देखिए, जो प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, इट मीन्स प्रोडक्शन होगा तो वो कॉस्ट आएगी, अदरवाइज वो कॉस्ट नहीं आएगी। इट मीन्स जो प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है उस कॉस्ट को हम क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे मटेरियल, अब मटेरियल अगर हम लगाएंगे, अगर हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए हम शर्ट बना रहे हैं, तो शर्ट में जो कपड़ा लगेगा इट इज़ मटेरियल, तो प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई। बट अगर हम उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री का जो रेंट जा रहा है, उस फैक्ट्री का जो रेंट जा रहा है, ये पीरियडिक कॉस्ट है, ये हमें पे करनी पड़ेगी क्योंकि पीरियड के हिसाब से। बट ये अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल क्या होगा? पर यूनिट कॉस्ट लगेगी, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे वैसे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट को हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। पीरियडिक कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो कि पीरियड पर डिपेंड करती हैं, जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 महीना बीतते ही हमें पे करना होगा, 2 महीने बीतते ही हमें पे करना होगा, जैसे कि ऑफिसर्स की सैलरी हो गई, जैसे कि मान लीजिए ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस का इंश्योरेंस हो गया। ठीक है जी, हम प्रोडक्शन करें या नहीं करें हमें वो पे करना होगा। ठीक, इट मीन्स जब हम प्रोडक्शन करेंगे
तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी वो प्रोडक्ट के अंदर चली जाएगी, डायरेक्टली चली जाएगी। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल बताओ डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगेगा, ठीक है जी। लेबर डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगेगी, सपोर्ट सर्विस डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगेगी। वो प्रोडक्ट्स का इंग्रेडिएंट्स होगा या नहीं होगा वो अलग चीज़ है, बट डायरेक्टली वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। बट अगर बात करें इनडायरेक्ट कॉस्ट की, हम कह सकते हैं यानी कि पीरियडिक कॉस्ट की, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है बट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है जी। अब इसके देखते हैं, ये समझते हैं कि क्या चीज़ है। प्लीज़ समझना, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? अब इसके अंदर दो तरह के गुड्स होंगे। एक गुड्स कौन से जो हम बेच चुके हैं, सोल्ड हो चुके हैं, और एक हो गए जो अभी तक हमने बेचे नहीं है। इट मीन्स हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा और एक होगा हमारे पास जो हम गुड्स बेच चुके हैं। बात करें पीरियड कॉस्ट की, अगर हम बात करते हैं पीरियड कॉस्ट की, तो पीरियड कॉस्ट यानी एक्सपेंस होता है, कंप्लीटली एक्सपेंस होता है, क्योंकि पीरियड पर डिपेंड करता है। इसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। हम इसे पूरे का पूरा खर्चा मानते हैं और पूरा का पूरा यानी करंट पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देते हैं, क्योंकि ये पीरियड कॉस्ट है। ये पीरियड कॉस्ट मीन्स ये हमारा पीरियड पर डिपेंड करती है। इट मीन्स इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट की। मान लीजिए आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस की, उसकी कॉस्ट आई 1000। आपने 2 यूनिट प्रोड्यूस की, उसकी कॉस्ट आई 2000, प्लस 3 यूनिट प्रोड्यूस की आपने 3000, ठीक है जी। आपने ऐसी 100 यूनिट प्रोड्यूस की तो आपकी कितनी आ गई? 1 लाख, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है बात। अब समझते हैं, जब हमने सेल किया तो मान लीजिए हमने सेल 90 यूनिट की। जब हमने 90 यूनिट की तो 10 यूनिट हमारी क्लोजिंग स्टॉक में बच गई। 10 यूनिट हमारी क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक में बच गई, क्योंकि ये हम सेल नहीं कर पाए। अब देखिए, जो हम सेल कर चुके हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने की रेवेन्यू उतने की ही कॉस्ट होनी चाहिए। इट मीन्स अगर हम रेवेन्यू मान लीजिए 90 यूनिट का है तो कॉस्ट भी कितनी की होनी चाहिए? 90 यूनिट की होनी चाहिए, 100 यूनिट की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तभी कंपेरेबल है, तभी आपको ट्रू पिक्चर दिखाएगा, अदरवाइज ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी कॉस्ट है हम उसे कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। बट जितनी कॉस्ट है उतना ही रेवेन्यू होना चाहिए, उससे कम और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो कहता है 10 यूनिट हमारी क्लोजिंग स्टॉक में बच गई। जो हमने यूनिट बेच दी, जिससे हमारे पास रेवेन्यू आ गया, वो तो हम सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। दैट मीन्स जो यूनिट हमने बेच दी उसका तो हमारे पास रेवेन्यू आ गया है। रेवेन्यू आ गया तो उसका हम टोटल कॉस्ट कहाँ चार्ज कर लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। बट जो यूनिट बची हुई हैं उससे हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक वो सेल नहीं हुई है, और वो हमारी याद होगा करंट असेट्स का पार्ट बन जाती है। दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाता है। जब क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, करेक्ट। हम अगले साल इसको बेचेंगे, बट इसके लिए हमने खर्चा ऑलरेडी इस साल कर दिया है, और जब ऑलरेडी इस साल कर दिया तो इस यूनिट का जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो अगले साल मिलेगा। इसीलिए हम इसे बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के अंदर, करंट असेट्स के अंदर दिखाएंगे इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहता है जो अनसोल्ड स्टॉक है इट इज रिकॉर्डेड एज एन असेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट। इसीलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते। तो याद होगा क्लोजिंग स्टॉक हम हमेशा बैलेंस शीट में दिखाते हैं। रीजन यही है उसके पीछे कि कहीं ना कहीं उस पर हम ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। इट्स अ काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेज, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं कर सकते। ठीक, आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि हमारा टॉपिक है। आपको वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया, आपको फिक्स कॉस्ट समझ में आया, ठीक है जी। अब हम समझते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है और मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है? वो कहता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दो ही तरह की कॉस्ट आएगी, या तो वेरिएबल कॉस्ट होगी या फिर वो फिक्स कॉस्ट होगी। बट इसके अंदर दो चीज़ें हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड करना। अप टू फैक्ट्री मीन्स मैन्युफैक्चरिंग तक का खर्चा, एंड आफ्टर फैक्ट्री मीन्स मैन्युफैक्चरिंग के बाद का खर्चा, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। देखिए, हम गुड्स बना रहे हैं तो क्या लगेगा? मटेरियल लगेगा, फैक्ट्री में लेबर लगेगी, सपोर्ट सर्विस जिसे कहते हैं ओवरहेड। प्लीज़ समझना, ओवरहेड का मीनिंग होता है कि जो सपोर्ट सर्विस है। एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप शर्ट बना रहे हो, शर्ट बना रहे हो तो क्या होगा? कपड़ा, जो कपड़ा होगा वो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, ठीक है जी। मटेरियल में भी इनडायरेक्ट, और देखते हैं क्या क्या होता है। इसी तरह जो लेबर है वो क्या होगा? हमारा एम्प्लॉई जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे क्या होगा, बट इसके अंदर हम लेबर कह रहे हैं तो लेबर इन्वॉल्व होगा। ओवरहेड क्या होता है? जैसे ओवरहेड का मीनिंग, आपने फैक्ट्री किराए पे ली हुई है,
जो फैक्ट्री किराए पे ली हुई है तो उसका जो रेंट जाएगा वो खर्चा हुआ ना, बट बिना फैक्ट्री के आप क्लोथ यानी अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रहा है आपको, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए सुपरवाइजर है, करेक्ट, सुपरवाइजर के बिना प्रोडक्शन हो तो सकता है, बट अगर इसकी निगरानी में रहेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर हो पाएगा। तो हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बाद में देखेंगे, बट पॉइंट इज ये ओवरहेड का सिंपल मीनिंग ये है कि ये सपोर्ट करता है किसको, प्रोडक्शन को। अब समझिए, इट मीन्स जो फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है, प्लीज समझिए, जो फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है एक उस खर्चे की बात कर रहे हैं और एक फैक्ट्री के बाहर हो रहा है। फैक्ट्री के बाहर क्या होगा, जैसे ऑफिस को एडमिन करना, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, ठीक है जी, यूनिट को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, यूनिट को बेचने के लिए सेलिंग खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, ऑफिस को मेंटेन करने के लिए ऑफिस एक्सपेंसेस, करेक्ट। तो दीज आर नॉट अ फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, ये कहाँ का खर्चा है हमारा, ये हमारा ऑफिस का खर्चा है, ये फैक्ट्री का खर्चा नहीं है। तो कह रहे हैं दो तरह से हम डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। वो ये कहता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग इसका ट्रीटमेंट करते हैं सेम, दोनों कॉस्टिंग इसका ट्रीटमेंट करते हैं सेम। दोनों कहते हैं कि चाहे ऑफिस का हो चाहे वो एडमिन का खर्चा हो, वो दोनों करेंगे ट्रीटमेंट सेम, चाहे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो या मार्जिनल कॉस्टिंग। बट बात करते हैं अगर फैक्ट्री के खर्चे की, तो मटेरियल का लेबर का खर्चा, मटेरियल और लेबर का खर्चा जो होता है वो दोनों करते हैं सेम, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आता है एक खर्चे में, और वो होता है हमारा ओवरहेड। वो कहता है ओवरहेड दो खर्चों में होता है, या तो फिक्स ओवरहेड होगा या फिर वो वेरिएबल ओवरहेड होगा। अब मैं दोनों समझाता हूँ, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब रेंट, जैसे रेंट दे दिया आपने, ऑफिस का रेंट हो गया, सपोर्ट सर्विस है, रेंट आपने पे कर दिया, इट्स अ फिक्स कॉस्ट, ये आपको पे करना पड़ेगा इवन हाउ आप अगर प्रोडक्शन करो या ना करो। बट बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, नहीं जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से इंक्रीज होती है, जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से इंक्रीज होती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल लाइटिंग की बात करते हैं, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। अब जरा बताइए, प्रोडक्शन होगा तो बिजली चलेगी, मशीन चलेगी तो लाइट यूज होगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइट का बिल नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं बताओ, क्या ये लाइट सपोर्ट करती है प्रोडक्शन को? यस। और क्या ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे वैसे वैसे ये होगा, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ये हमारा खर्चा नहीं आएगा। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो तब ही आएगा जब हमारी प्रोडक्शन होगी, हमारा अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी वो कॉस्ट नहीं आएगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्शन यूनिट पर, और ये फिक्स नहीं है। बट अगर उस इलेक्ट्रिसिटी में दो पार्ट होते हैं, या देखा होगा आपने, एक फिक्स जिसे हम कहते हैं मीटर चार्ज, और एक होता है पर यूनिट कॉस्ट। हम सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इस मीटर चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मीटर चार्ज हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट है, ये तो आएगा ही चाहे हम प्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। अब वो ट्रीटमेंट की बात करता है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो कहता है कि जो फिक्स कॉस्ट है ना, हम उसे भी प्रोडक्शन का पार्ट मानेंगे, उसे भी हम प्रोडक्शन का पार्ट मानेंगे, और उसे हम कंसिडर करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग। जब हम डिसीजन लेंगे तो हम उसे कंसिडर करेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि एक नया स्टूडेंट, हमने 100 बच्चों को पढ़ाने का हॉल बुक किया है, तो जब नया बच्चा आएगा तो हम उस केस में डिसीजन लेते समय फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करें या ना करें। तो यहाँ पर ये कहता है कि हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, बट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग वो ये कहता है जो फैक्ट्री का, ओनली फैक्ट्री का जो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट दोनों कंसिडर करेंगे, बट जो फैक्ट्री का फिक्स कॉस्ट है वो कह रहा है हम कंसिडर कर नहीं करेंगे। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि जो फैक्ट्री का फिक्स खर्चा है हम उसे कंसिडर करेंगे जब हम डिसीजन लेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि जो फैक्ट्री का फिक्स खर्चा है हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट आएगी, एनी हाउ ये कॉस्ट आएगी, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें। ठीक है जी। अब बिल आएगा, जो बिजली का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, उसके अंदर जो फिक्स कंपोनेंट है वो तो आएगा ही ना, चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें। तो वो कह रहा है कि हमारी डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि हमारी डिसीजन मेकिंग में हम फैक्ट्री का जो फिक्स खर्चा है वो कंसिडर नहीं करेंगे, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि हम फैक्ट्री का खर्चा कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं, यही इसने लिखा हुआ है। कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। ये क्या होगा, ये कौन से केस में कंसिडर कि एडमिन, सेलिंग एंड ये खर्चे, ये तो कॉमन है, ये दोनों कंसिडर करेंगे। चार्ज एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड फॉर बोथ, किसके लिए, चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग हो चाहे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो। बट अगर हम बात करें फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड की, तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कंसिडर करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में कंसिडर्ड नहीं होगा। और चार्ज एज एक्सपेंसेस व्हेन गुड्स आर सोल्ड, चार्ज
टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज प्रोड्यूस्ड। ये तो ठीक है, बट पॉइंट क्या है कि फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करेगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बट यही अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होता तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये चीज़ नहीं होगी। दैट्स इट, बस यही डिफरेंस है दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है कि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये फिक्स खर्चा लिया जाएगा फैक्ट्री का, बट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग जो फिक्स खर्चा है, फिक्स ओवरहेड है, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। दैट्स इट। पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। कहता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग, दैट इज वेरिएबल कॉस्टिंग को मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, आर द टू मेन टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम को डिटरमाइन करना, कॉस्ट को डिटरमाइन करने की दो टेक्निक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। इसे हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का नाम भी देते हैं। आगे कहता है बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो हम सीख चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री का जो फिक्स खर्चा है उसके ऊपर डिसीजन लेना है, उसी के ऊपर डिस्टिंक्शन है, बाकी सारा सेम है। आगे कहता है इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, ऑल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जितनी भी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है एंड ऑल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है आर इंक्लूडेड। जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो सारी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है, कहाँ की, फैक्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे फिक्स हो चाहे हो वेरिएबल। दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड इंक्लूड्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या होता है, ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड। इट मीन्स जो फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं की जाती है एंड चार्ज डायरेक्टली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात करते हैं यानी अगला कहता है बोथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीट नॉट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इट मीन्स कहता है कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है उसे सेम ट्रीट करती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज मोस्टली यूज फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए, सप्लायर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, बाहर के जितने भी लोग हैं, गवर्नमेंट के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमें इनकम टैक्स कंप्यूट करना होता है, टैक्सेबल इनकम। बट जो हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, इसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग का है, मार्जिनल कॉस्टिंग का, उसका मोस्टली यूज होता है इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि मैनेजरल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है कि मैनेजर इसमें ईजिली डिसीजन ले सकें। ठीक है जी। प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट में आपको समझा चुका हूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट मीन्स फिक्स कॉस्ट। वही कह रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, विच विल नॉट बी इनकर्ड इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। दीज कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड सम ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड। हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, बट डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है और डायरेक्टली ये चार्ज की जाती है। आगे कहता है प्रोडक्ट कॉस्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय अटैच्ड और टू द यूनिट प्रोड्यूस्ड। इट मीन्स प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट पर चार्ज की जाती है। एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 100 रुपये का कॉस्ट, 1000 का कॉस्ट, 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 2000 कॉस्ट, इट मीन पर यूनिट पर इसे चार्ज किया जाता है। दीज आर कॉल्ड इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट, इसे इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट कहते हैं, इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट। ठीक है जी, बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री में इंक्लूड होता है। देखा होगा हमने, अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उसमें से अगर हमने 900 बेची हैं, 100 यूनिट नहीं बेची हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा करंट असेट्स का पार्ट बन जाता है, इन्वेंट्री का पार्ट बन जाता है, क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाता है, इसीलिए वो कहता है कि इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट है। बट बात करें हम क्या इसकी, दिस इज एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आर कॉस्ट विच आर नॉट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी नहीं है, एंड इनकर्ड इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन नहीं भी होता हम इसे तब भी चार्ज करते हैं। दीज आर रिटर्न ऑफ, इसे राइट ऑफ कर दिया जाता है एज एन एक्सपेंस, और कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज कर जाता है, क्योंकि ये पीरियडिक कॉस्ट है। आगे कहता है सच कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर द टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड के हिसाब से की जाती है, आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट पीरियड। जैसे रेंट, सैलरी, ट्रेवल एक्सपेंसेस आर एग्जांपल्स ऑफ पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट में जो पीरियड पर डिपेंड करती है, जो प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं। दीज कॉस्ट आर इन्वेंट्रीड, दीज कॉस्ट आर नॉट इन्वेंट्रीड। नॉट इन्वेंट्रीड मीन्स इसे हम इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करते हैं। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इसे हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लेते हैं। बात करते हैं एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस की, वो सेम ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि एज अ पीरियड कॉस्ट है ये। कहते हैं क्लासिफिकेशन इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। इट मीन्स हमें क्यों करना पड़ता है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, क्योंकि हमें प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन करना है। दिस इज बिकॉज प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जैसे हम कहते हैं इन्वेंट्री,
जो सामान नहीं बिका उसे हम अगले साल लेके जाते हैं क्योंकि उसका बेनिफिट हमें अगले साल मिलना है, इसीलिए हम इसे प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। बट जो पीरियड कॉस्ट होती है पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया जाता है सेम ईयर में। तो ये कहता है एज पार्ट ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड्स वेयर एज पीरियड कॉस्ट इज रिटन ऑफ इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज इनकर। जिस साल इनकर होती है हम उसी साल इस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लेते हैं। ठीक है जी, बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम वैसे समझ चुके हैं क्या है, फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जहां पर हम फिक्स कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को। जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसे भी हम कंसिडर करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। कह रहा है दिस इज टोटल कॉस्ट अंडर विच टोटल कॉस्ट दैट मीन्स वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज चार्ज एज प्रोडक्शन कॉस्ट। इट मीन्स हम बात करें इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी, चाहे फिक्स हो चाहे वेरिएबल, दोनों को कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट में। इन अदर वर्ड्स इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर एब्जॉर्ब्ड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। आगे कहता है इन दिस सिस्टम फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, इन दिस सिस्टम जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं आर एब्जॉर्ब्ड ऑन एक्चुअल बेसिस और ऑन द प्री डिटरमिन्ड रेट्स। अब प्लीज समझना प्री डिटरमिन्ड रेट क्या होता है। हम कहते हैं मान लीजिए एक बच्चा आता है तो हम उससे 100 रुपये फिक्स कॉस्ट चार्ज कर लेंगे। जैसे हम 100 रुपये फिक्स कॉस्ट करेंगे, 100 रुपये हमारी वेरिएबल कॉस्ट, 300 रुपये का हमारा प्रॉफिट, तो हमने कहा बच्चे से हम 500 रुपये चार्ज करेंगे। 100 रुपये कैसे निकला है, हमने कहा हमारे यानी हॉल की कितनी कैपेसिटी है, हॉल की कैपेसिटी है 100 बच्चों की, और एक बच्चे से कितना चार्ज करना चाहिए कम से कम। अगर हमारा 10,000 रेंट है और हम अगर 100 बच्चों को पढ़ाते हैं एक हॉल में, तो एक बच्चे से हमें कहीं ना कहीं 100 रुपये चार्ज करने चाहिए। इसी को हम प्री डिटरमिन्ड रेट कहते हैं कि जो हमारा फिक्स खर्चा है उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, कितना हम प्रोड्यूस करने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर, कितने हम यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, उससे हम डिवाइड करेंगे, और जितना हम चार्ज करेंगे यूनिट सोल्ड उससे हम कैलकुलेट करते हैं प्री डिटरमिन्ड रेट्स। किस पर निकलता है, नॉर्मल कैपेसिटी पर। जैसे एक हॉल की कितनी कैपेसिटी थी, 100 बच्चों को पढ़ाने की, हमने कहा 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें 10,000 का रेंट देना पड़ रहा है, तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए ऑन एन एवरेज कितना देना पड़ रहा है, 100 रुपये देना पड़ रहा है। इसी को हम कहते हैं प्री डिटरमिन्ड रेट। आगे कहता है अब देखो प्री डिटरमिन्ड रेट क्या हो सकता है, हमारे पास बच्चे 90 आए, जब 90 बच्चे आएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट कितनी जाएगी, पूरी 10,000, बट हमने कितना चार्ज कर लिया होगा, पूरा 10,000 चार्ज कर लिया होगा, किसमें, 100 रुपये के हिसाब से, बट हमारे पास आया कितना, 9,000। इट मीन्स हमने चार्ज तो कर लिया ज़्यादा, ओवर एब्जॉर्ब हो गया, बट हमने कंसिडर किया सिर्फ 9,000। तो सोनो सिचुएशन हो सकती है अंडर और ओवर, उससे हम कहीं ना कहीं जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर जस्ट बिफोर कंप्यूटिंग प्रॉफिट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। हम इसे कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक को टोटल कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बट अगर बात करें यानी कहाँ पर, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो वहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर इसे कंसिडर किया जाता है। इंक्लूड्स फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, वहाँ पर इंक्लूड्स फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होते। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ट्रेडिशनल अप्रोच, इसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, फुल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, इसे हम टोटल कॉस्टिंग का नाम भी देते हैं। ठीक है जी, फीचर्स देख लेते हैं इसके, क्या क्या फीचर्स हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के। कहता है बोथ वेरिएबल, चाहे वेरिएबल खर्चा हो चाहे फिक्स खर्चा हो, उसे हम कहाँ करते हैं, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लेते हैं। जब हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट होती है। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं होता है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्शन स्टॉक की वैल्यूएशन होती है। ठीक, वहाँ पर हम फिक्स कॉस्ट क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं करते हैं। फिक्स कॉस्ट में भी चार्ज ऑन एक्चुअल बेसिस और प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट्स एज पर नॉर्मल कैपेसिटी। हम पढ़ चुके हैं फिक्स कॉस्ट क्या होगा, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, या तो एक्चुअल खर्चा होगा उस पर बेसिस हो सकता है, या फिर हम पहले भी प्री डिटरमिन्ड रेट निकाल सकते हैं एक, जैसे हमने निकाला था कि 10,000 बच्चे हैं, 10,000 रुपये रेंट है हॉल का, और 100 बच्चे हैं तो एक बच्चे पर कितना, 100 रुपये प्री डिटरमिन्ड रेट होगा, कि हम पहले से 100 रुपये पर बच्चा चार्ज कर रहे हैं। आगे कहता है दियर में भी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवर अंडर दोनों पॉसिबिलिटी हैं। आगे कहता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, इसे पीरियड कॉस्ट मानते हैं, चाहे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग हो। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में इंक्लूड नहीं करते, बट आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं एज अ पीरियड कॉस्ट, और इसीलिए हम कहते हैं ये इन्वेंटरीएबल कॉस्ट नहीं है, ये हमारी इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये इसका फॉर्मेट है, ये हमारा यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट है। सेल्स में माइनस करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब बात करते हैं हम किसकी,
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो ये लिया जा रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग में से नहीं लिया जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में से कहाँ लिया जाएगा, नीचे लिया जाएगा जहाँ पर हम यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिखा रहे होंगे। ठीक है जी। आगे ओपनिंग फिनिश गुड्स हम इसमें ऐड कर देंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस कर देंगे। इसी तरह ऐड करेंगे और लेस करेंगे अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, जो हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिन एंड ओवरहेड हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। सेल्स में से अगर हम टोटल कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। कहता है जेन लिमिटेड सप्लाई यू द फॉलोइंग। क्या क्या सप्लाई किया, डायरेक्ट मटेरियल सप्लाई किया, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड में फैक्ट्री के अलग है और एडमिन के अलग है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री के अलग है और एडमिन के अलग है। ठीक, और सेल्स दी हुई है। इट मीन्स हाँ, ये वाला खर्चा हो, ये वाला खर्चा हो, ये दोनों खर्चे कंसिडर किए जाएंगे अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी। तो हमने कहा सबसे पहले सेल्स हमें कितनी दी हुई है, 1,25,000 रुपये की। हमने कहा यहाँ पर लिखते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है हमें कितने का, 48,000 रुपये का। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है हमें 22,000 रुपये का। अब बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। उसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों आ जाएंगे। फिक्स खर्चा कितना दिया हुआ फैक्ट्री ओवरहेड का, फिक्स दिया हुआ है 20,000 रुपये एंड वेरिएबल कितना दिया हुआ, वेरिएबल दिया हुआ हमें 13,000 रुपये। ठीक है जी। टोटल हमारा ये आ गया कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 48 और 2 50 और 20 70 और 30 100, 1,03,000 हमारी क्या आ गई, वेरिएबल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हैं। इसे कहेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ 22,000। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सीधे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इट मीन्स लेस करेंगे इसमें क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्ट्री सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा ऐड करेंगे। वेरिएबल और फिक्स, वेरिएबल खर्चा कितना है, 2,000 रुपये दिया हुआ है और फिक्स खर्चा दिया हुआ है 8,000 रुपये। इट मीन्स 10,000 रुपये हमने और कम किया, तो हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 12,000 रुपये का। इट मीन्स हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 12,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। तो इसी तरह हम और आगे देखेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।